हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th यूपी बोर्ड, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सभी प्रश्न हैं जो मैं करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से आपको इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को ना स्किप करें। ठीक, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिए, मैं कई बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। हाँ, तो आपका अगर आप पिछले वीडियो ना देखे हो तो उसको पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने 2024, 25, 22 में जो आए थे वो हमने क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपका ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यूरोप में किसके कारण ये हुआ था उसके प्रभाव का वर्णन करना है। तो निम्नलिखित प्रकार से हुए थे। जैसे पहले राष्ट्रवाद के प्रभाव, राष्ट्रवाद के प्रभाव आपको अच्छे से हेडिंग डालना है स्केच पेन से बोर्ड पेपर में। तब लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बड़ा प्रभावी सिद्ध हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसका जो प्रभाव था वह बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ। ठीक, इसने यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को भी निम्नवत प्रभावित किया। मतलब पूरे विश्व की राजनीति पर प्रभाव पड़ गए, इतना अच्छा इसका विरोध किया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा जिससे जनता सुखी हुई। आइए देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में सहायक रहा। जो राष्ट्रवाद हुआ था वो क्या हुआ? राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में सहायक हुआ। राष्ट्रवाद जो हुआ वो राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में सहायक हुआ। मतलब राष्ट्रवाद जो हुआ वो राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में सहायक रहा। ठीक, दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद ने जर्मनी को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया। राष्ट्रवाद ने जर्मनी को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि वह विश्व शांति के लिए खतरा बन गया। अब बताइए, तो राष्ट्रवाद ने जर्मनी को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि वह विश्व शांति के लिए खतरा बन गया। नेक्स्ट, प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और आचार विचार को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया। हाँ, प्रत्येक राष्ट्रवाद ने, प्रत्येक राष्ट्र ने, मतलब प्रत्येक का मतलब हर एक राष्ट्र ने अपनी भाषा को, सभ्यता को, संस्कृति को और आचार और विचार को, क्या क्या, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, संस्कृति और आचार विचार को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया। सभी लोग अपने भाषा को, अपने राष्ट्र को, अपनी सभ्यता को, अपनी आचार को, अपने विचार को उच्च मानने शुरू कर दिए। चौथा पॉइंट, राष्ट्रवाद की चाशनी में पगे राष्ट्रों, हाँ, राष्ट्रवाद की चाशनी में पगे राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों के हितों की अनदेखी करनी प्रारंभ कर दी। ठीक, सभी लोग अपने अपने राष्ट्र को बढ़ावा में लग गए, अपने राष्ट्र के बढ़ावा में लग गए। सभी राष्ट्रों को देखना बंद कर दिया, दूसरे राष्ट्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी सभी बंद हो गई। आगे है, राष्ट्रवादी राष्ट्र अपने ही राष्ट्र की प्रगति करने, शक्ति बढ़ाने तथा समृद्धि जुटाने में लग गए। वही अभी हमने बताया ना कि वे दूसरों राष्ट्र को देखना बंद कर दी, दूसरे वाले राष्ट्र को देखना बंद कर दी कि वो कितने शक्तिशाली हैं क्या नहीं हैं। सभी लोग अपने अपने प्रगति के, अपनी अपनी शक्ति को, अपनी अपनी समृद्धि को, अपने अपने धन को जुटाने में लग गए सभी राष्ट्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद ने सोना और यश कमाने की प्रतिस्पर्धा जगाकर यूरोपीय शक्तियों में औपनिवेशिक बंदर बांट प्रारंभ कर दी। और लास्ट है, लास्ट नहीं अभी और है, 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पनप जाने से, 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पनप जाने से संपूर्ण विश्व पूंजीवादी मतलब धन से लद गया और साम्यवादी दो शक्ति गुटों में बट गया। अगला है, सैनिक गुटबंदी
तथा साम्राज्यवादी सैनिक गुटबंदी तथा साम्राज्यवादी की अंधी दौड़ से राष्ट्रों में अस्त्र शस्त्र एकत्र करने की होड़ मच गई। अस्त्र शस्त्र एकत्र करने की होड़ मच गई। नेक्स्ट है, उग्र राष्ट्रवाद के कारण समूचे यूरोप का वातावरण विषाक्त हो गया ना, विषाक्त मतलब जहरीला हो गया, विषाक्त हो गया, जिसका परिणाम बाद में विश्व युद्ध के महाविनाश के रूप में सामने आया। किसके रूप में आया? विश्व युद्ध का मतलब आगाज हो गया। आगे, यूरोप में जैसे ही साम्राज्यवादी शक्तियों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लगी, समूचा यूरोप प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगा। संपूर्ण यूरोप किसमें झुलस गया? विश्व युद्ध की आग में झुलस गया। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं हम आपके लघुत्तरीय प्रश्नों पर ना। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को एक एक करके। ये है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 23 और 25 में आया है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है पहला टाइप का, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, या नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, उत्तर कैसे लिखेंगे? नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन के सुधार हेडिंग, नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर तथा राजतंत्र शासन व्यवस्था का लागू कर दी। नेपोलियन ने क्या किया? प्रजातंत्र को समाप्त करके क्या लागू किया? राजतंत्र, अर्थात अब उसमें प्रजा का कुछ नहीं चलेगा, जो भी चलेगा एक राजा का चलेगा। तो नेपोलियन ऐसा था। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र की व्यवस्था लागू कर दी। दूसरा, उसने नागरिक संहिता लागू करके विशेष अधिकारों का अंत कर दिया। नागरिक संहिता को लागू करके विशेष अधिकारों का क्या कर दिया? अंत कर दिया, तथा नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। नागरिक के संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया। तीसरा पॉइंट है, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन का सरलीकरण कर दिया। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन का, किसका? प्रशासनिक विभाजन का क्या किया? सरलीकरण, सरल बना दिया। फोर्थ पॉइंट है, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था समाप्त कर भू स्वामित्व कृषकों को दे दिया। हाँ, सामंती व्यवस्था को समाप्त करके भू स्वामित्व कृषकों को दे दिया। पांचवा पॉइंट, उसने एक समान नापतौल तथा राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया। एक समान नापतौल अर्थात सभी को समान रूप से मिलने लगे, और नापतोल की व्यवस्था का, मुद्रा का प्रचलन किया, राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया कि हमारे राष्ट्र में यही मुद्रा चलेगी। नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव, मेन हेडिंग। अब उसका पॉइंट, नेपोलियन के सुधारों से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। दूसरा, सामंतवाद को समाप्त करने से यूरोप में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। सामंतवाद जब समाप्त हो गया तो सामाजिक और आर्थिक का परिवर्तन हुआ। तीसरा पॉइंट, नेपोलियन के शासन ने यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में गणराज्य तथा कुछ क्षेत्रों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संक्षेप में, नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांस को एक आधुनिक, केंद्रीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का था, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं इसे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण। इटली का एकीकरण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है हर साल, जो कि आगे है अभी। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय
में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। या दूसरे शब्दों में 2025 में पूछा है, ये 22, 23, 24 लगातार पूछा था, ये पहला वाला। और अथवा में इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के योगदान का क्या विश्लेषण कीजिए। उत्तर है नेपोलियन के पतन के बाद विनया सम्मेलन ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। यूरोप में अब राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए क्रांतियों की श्रृंखला चल निकली। 1830 एवं 1848 ईस्वी की क्रांतियों के पश्चात जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी के में संपन्न हो चुका। कब? 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांतियों के पश्चात 1830 और 1848 1830 और 1848 क्रांतियों के पश्चात जर्मनी एवं इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में क्या हुआ? संपन्न हो सका। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे विकास की सीढ़ियां चढ़ती रही। राष्ट्रवाद की इन्हीं भावनाओं ने राष्ट्रीय चेतना के भाव जगाए। 1848 ईस्वी में जर्मनी महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा राष्ट्र निर्माण का असफल प्रयास किया गया। 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। चांसलर बना। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना और नौकरशाही से सहायता ली। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने हेतु उसने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क तथा फ्रांस से 3 युद्ध लड़े। इन राष्ट्रों को युद्ध में हराकर ही वह जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा कर सका। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वारसाय के महल में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का राष्ट्र सम्राट बना दिया गया। विलियम प्रथम को वारसाय महल का क्या बना दिया गया? सम्राट बना दिया गया। कब? 18 जनवरी 1841 में। 18 जनवरी 1841 ईस्वी। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक लेख लिखिए। या ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया, कारण बताइए। या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देखिए 22-23, 20-23, 20-23 ऐसे आया है। तो देखते हैं उत्तर। 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद दी। उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध लड़ कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया क्या कर दी? पूर्ण कर दी। कब? 1871 ईस्वी में लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली के एकीकरण को कैसे हुआ, क्या हुआ उसे हमें संक्षेप में बताना है, जो कि 2024 और 23 में आया हुआ है। आइए देखते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न है। अतिलघुत्तरी बोल रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न है। उत्तर है इसका, इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में संपन्न हुआ। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मोजनी ने प्रयास करने प्रारंभ किए। इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट कबूर, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री? सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट कबूर के साथ मिलकर गैरीबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। किसने पराजित किया? गैरीबाल्डी ने
और कैसे पराजित किया? बड़ी कूटनीति का प्रयोग करके। और किसके सेना को पराजित किया? ऑस्ट्रियाई के सेना को। तो ये सब मेन है, पराजित किए। ये सब विकल्पी भी बन सकता है, पराजित किया या कर दिया। 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? इमैनुएल। 1861 में कब घोषित किया गया? 1861 ईस्वी में इमैनुएल को इटली का द्वितीय राजा घोषित किया गया तथा 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण किया गया है। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ? रोम को मिलाकर ना। गैरिबाल्डी ने किसे हराया था? ऑस्ट्रियाई सेना को। किसे हराया था? ऑस्ट्रियाई सेना को। कैसे हराया था? कूटनीति से हराया था। कैसे हराया था? कूटनीति से हराया था। हाँ, इस प्रयास में सबसे पहले इस प्रयास में किसके सहायता लिए गए थे? तो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट कबूर के साथ मिलाकर ना। और इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा कब घोषित किया गया? तो 1861 ईस्वी में तथा 1871 में रोम को मिलाकर इटली का एकीकरण किया गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको पूछा है 22 और 25 में ना। तो देखिए सभी ताज़े क्वेश्चन हैं। पहला है यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना को रूप प्रदान करने में यूरोप के कलाकारों और कवियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। किसने निभाई 19वीं शताब्दी में? यूरोप के कलाकारों और कवियों ने क्या निभाया? सक्रिय भूमिका निभाया। दूसरा है इस काल में विज्ञान की आलोचना करके तर्क और मानववाद का शंखनाद किया गया। इस काल में विज्ञान की क्या की गई? आलोचना की गई। विज्ञान की क्या की गई? आलोचना की गई और तर्क और मानववाद का शंखनाद किया गया। तर्कवाद और मानववाद का किसका शंखवाद किया गया? तर्कवाद और मानववाद का शंखनाद किया गया। तीसरा संस्कृत के प्रारूप ने साक्षी विरासत और सामूहिक संस्कृति को ही राष्ट्रवाद का आधार माना। ठीक। चौथा है विद्वानों और दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। ठीक, ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसके 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसके 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई ना। और इसको देखने के लिए आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 3 की तरफ ध्यान दें। किसके तरफ? 3 की तरफ। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर तुरंत देखें, उसमें मैंने आपको बताया है, ना हो तो दिखा देते हैं। तो ये हैं आपके फ्रांस के 3 कारण जो कि हमने अपने विस्तृत वाले में करवाया है। 2017, 25, 19 ये सब पूछा गया था, तो आप इसमें से 3 कारणों का उल्लेख कर लीजिएगा, 4 कारणों का। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। 22 में, 25 में और CBSE बोर्ड के 2018 में पूछा गया है। 22 में और 25 में क्या यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। हमने बताया था ना 20 वर्षीय चला था। कितना वर्षीय? 20 वर्षीय। पहला प्रश्न विस्तृत उत्तरीय करवाया हमने, पिछले वीडियो को जरूर देखें। यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल था। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। हाँ, अगला है आपका 2025 में पूछा है। आइए इसे भी देख लेते हैं ना, हो सकता है 26 में आपकी पूछ ही ले। क्या है? विनय संधि क्या थी? इसके मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। विनय संधि क्या थी? इसके मुख्य उद्देश्यों का क्या कीजिए? उल्लेख।
देखिए 25 में है, विनय की संधि 1815 ईस्वी में हुई, जिसे नेपोलियन के युद्धों के बाद मैटरनिख की मेज़बानी में यूरोप के राजनीतिक पुनर्गठन के लिए आयोजित की गई थी। विनय की संधि किसके लिए आयोजित की गई थी, ये आपका MCQ बन सकता है। और ये कब शुरू हुई थी, तो 1815 ईस्वी में। कब? विनय की संधि 1815 ईस्वी में शुरू हुई, जिसे नेपोलियन के युद्धों के बाद मैटरनिख ने, किसने? नेपोलियन के युद्धों के बाद मैटरनिख की मेज़बानी में यूरोप के राजनीतिक पुनर्गठन के लिए। तो विनय संधि किस लिए हुई थी? पुनर्गठन के लिए आयोजित की गई थी। इस संधि में मिस्र शक्तियों ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया और रूस के बीच एक औपचारिक समझौता था, जिसके तहत वे नेपोलियन के विरुद्ध तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि वह पराजित न होगा। इस संधि के प्रमुख उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के पश्चात यूरोप में एक नया राजनीतिक संतुलन स्थापित करना था। इस संधि के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों का पुनर्वितरण हुआ और कुछ नए राज्यों का गठन हुआ है। तो इसके कारण कई क्षेत्र गठित हुए, नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। सभी लघु उत्तरीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। हम आपसे मिलते हैं इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन अर्थात प्रीवियस ईयर PYQs के साथ, जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए आप PYQs अर्थात MCQs क्वेश्चन का ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो इसलिए वो सभी के पास पहुँचेगा ना। आपको उसमें रुपए तो लगना नहीं है, तो कम से कम शेयर लाइक तो कर ही दीजिए। धन्यवाद।